जय हिंद। भारत में पर्यावरण और पारिस्थितिकी के इतिहास में आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन, जिसमें हम जल एवं जंगल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। प्रकृति में कई प्रकार के संसाधन मौजूद हैं। उन्हीं में से कुछ संसाधन ऐसे जो हमें डायरेक्ट मिल जाते हैं, जैसे कि पानी है, हवा है। लेकिन कुछ संसाधन ऐसे हैं जो हमें कच्चे रूप में मिलते हैं, उसे हम आगे प्रोसेस करके उनमें बदलाव लाकर उन्हें उपयोग योग्य बनाते हैं अपने। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पेट्रोलियम, गैस, या फिर हम कहें कि यूरेनियम। आसान भाषा में समझें तो प्रकृति से जितने भी संसाधन हमें प्राप्त हो रहे हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो, वह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। संसाधन को अंग्रेजी में रिसोर्सेज कहा जाता है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, री और सोर्सेज। री यानी कि फिर से, और सोर्सेज यानी कि साधन। तो फिर से उपयोग होने वाले साधन जो प्रकृति में अवेलेबल हैं, नेचर में मौजूद हैं, उसको हम फिर से यूज कर रहे हैं, या फिर वो फिर से यूज होता रह रहा है, बाद में भी होगा शायद, तो वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। नॉर्टन के अकॉर्डिंग जो नेचर से फ्री में हमें मिल रहे हैं ना, चीज़ें कुछ भी मिल रही है, तो जब हम उसका यूज़ करते हैं, कोई ह्यूमन उसका यूज़ करता है ना, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। गाउडी के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण के मानवीय उपयोग योग्य घटक प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। अब यूज के अकॉर्डिंग हम नेचुरल रिसोर्सेज को तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीनीकरण संसाधन, जिसमें हवा, पानी, मिट्टी वगैरह आ जाती है, धूप भी आ जाती है, जो हम बार बार यूज कर सकते हैं और उससे कोई नुकसान नहीं होता है, ना सामने वाले का ना हमारा। सेकंड नंबर पे आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसे हम दोबारा यूज नहीं कर सकते या फिर एक या दो बार ही यूज कर सकते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, बॉक्साइट है, यूरेनियम है। इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जाता है, रिसाइकलेबल रिसोर्सेज, जो हम बार बार रीयूज कर सकते हैं, जैसे कि सोलर पैनल से आने वाली जो एनर्जी है उसको हम बार बार यूज कर पा रहे हैं, है ना। जल संसाधन हमें देखने को मिलते हैं, हम बार बार पानी यूज कर रहे हैं। आज जो हम पानी यूज कर रहे हैं, डायनासोर्स के टाइम में भी उन्होंने भी यही पानी पिया था जो आज हम पी रहे हैं। लोहा इसका एवरग्रीन एग्जाम्पल है। आज तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यूज़ होने वाले प्लास्टिक को भी हम रिसाइकलेबल समझते हैं, जो इंडिया में तो आप देखते होंगे कि रोड्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जा रहा है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो क्वेश्चन है भारत में जल संसाधन का स्वरूप। तो भारत में जल संसाधन का स्वरूप कैसा है, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि विश्व में जल संसाधन का स्वरूप कैसा है। पृथ्वी को जल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जल की मात्रा भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। पृथ्वी पर लगभग 75% भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है, और इसमें भी 97% तो सिर्फ समुद्र ही है। यानी कि 97% पानी तो ऐसा हो गया जो पीने योग्य ही नहीं है, बिल्कुल खारा है, तो उसको हम पी ही नहीं सकते। इसके अलावा नदियों, झीलों और तालाबों में जो पानी मिलता है, जिसे हम ताज़ा पानी कह देते हैं, तो वो सिर्फ 1% है मुश्किल से। इसी ताज़े पानी में यानी कि 1% में अंडरग्राउंड वाटर भी आता है, जो कि हम पीने के लिए बोरवेल या फिर ड्रिल करके निकाल लेते हैं पानी। और इसके अलावा 2% वाटर जो है वो ग्लेशियर का है, यानी कि जमे हुए बर्फ़ के रूप में उपलब्ध है, जो धीरे धीरे पिघलती है और नदियों के रूप में हमें आगे आती हुई दिखती हैं। इसके अलावा आप बोलोगे कि भैया जो बादल हैं, जो बरसते हैं, वो वाला पानी, तो वो सारा इन्हीं सभी की कैटेगरी में आ जाता है, चाहे वो ग्लेशियर्स हों, ग्राउंड वाटर हो, या फिर समुद्र का पानी हो। जब धूप पड़ती है तो धूप की वजह से वो वेपोराइज होकर आसमान में चले जाते हैं, बादल बन जाते हैं और आगे आकर बरस जाते हैं, तो वो फ्रेश वाटर बन जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि वो पहले फ्रेश नहीं थे। बहुत सारा पानी ज़्यादातर फ्रेश नहीं था, क्योंकि वो सी से उठ के ऊपर गया है, ना कि ग्राउंड से और ग्लेशियर से। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के अतिरिक्त किसी भी ग्रह पर पानी उपलब्ध नहीं है। सूर्य से निश्चित दूरी होने के कारण पृथ्वी ग्रह पर ऐसा तापमान प्राप्त हो जाता है कि जल को तरल रूप में हम लोग देख सकते हैं, मतलब एक लिक्विड फॉर्म में हमें पानी मिल जाता है। जल की एक दूसरी विशेषता भी ये कह सकते हो कि यहाँ पर तापमान के लगभग 40 सेंटीग्रेड तक गिरने पर इसका घनत्व जो है, वो डेंसिटी जो है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि ये अपने मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है। और अगर ऐसा हो जाए तो नदी, तालाब, झीलें जो हैं, इन सभी के नीचे जो है ना वो पानी जम जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्राणी हैं वो जीवित नहीं रह पाएंगे। आसान भाषा में कहूँ तो जैसे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, वहाँ पर बर्फ़ बुरी तरह से जमी हुई है, वहाँ पर देखो कोई लाइव ही नहीं है। साउथ पोल में तो साइंटिस्ट ने कितने सारे बर्फ़ को तोड़ तोड़ कर वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरियाज पर रिसर्च कर रहे हैं कि कोई पुराने समय का कोई बैक्टीरिया या फिर कोई खतरनाक वायरस तो नहीं है ना जो यहाँ पर पानी में जमा हुआ है। तो वो जम गया, क्यों जम गया? क्योंकि वहाँ पर धूप ही नहीं पड़ती है इतनी, या फिर ये कहें कि वहाँ पे पानी की डेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पानी जम गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर लाइफ सर्वाइव ही नहीं कर पा रही है। लेकिन सर्वाइव नहीं कर रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर लाइफ है नहीं है, वो पानी में जमी हुई है। पानी में जब जम जाती है चीज़ तो टाइम फ्रीज हो जाता है, और वो जो फ्रीजिंग टाइम जोन जो होती है ना, बैक्टीरियाज के लिए सबसे बेस्ट होती है लंबे समय तक
सरवाइव करने के लिए, या फिर ये कहें कि लंबे समय तक हाइबरनेट होने के लिए। तो जो पानी पृथ्वी पर उपयोग योग्य है उसमें से अगर आप कैटेगरी को डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा जमा हुआ पानी जो बर्फ़ के रूप में उपलब्ध है वो 80% है, यानी कि 80% पानी तो अभी जमा हुआ है धरती पर जो पीने योग्य है, ठीक है। उसके अलावा भूमिगत जो ज़मीन में है वो 19.70% है। इसके अलावा झीलों से जो मीठा पानी मिल जाता है वो 0.20% है। ऊपर आपको दिख रहा होगा एक पृथ्वी में उपलब्ध जल के केवल 3.5% ही मीठा पानी है। ये मीठा पानी कहाँ पे बात हो रही है? ये जो धरती पर उपलब्ध है, ना कि ग्लेशियर वाले पानी को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, वो वाली बात है। वापस डी वाले पॉइंट पर आते हैं। तो डी में लिखा हुआ है नदियों, भूमि और वायुमंडल में जितने भी ये जो भाप के रूप में पानी उपलब्ध है या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर उपलब्ध है ना एक्स्ट्रा, 0.02% लगभग इसके आसपास है। अब बात कर लेते हैं कि भारत में जल संसाधन का स्वरूप कैसा है। तो भारत में लगभग 1122 क्यूबिक किलोमीटर जल जो है वो उपलब्ध है, जिसमें 690 क्यूबिक किलोमीटर जो जल है वो समतल है। इसके अलावा 432 क्यूबिक किलोमीटर भूमिगत है। और ये जो भूमिगत है ना, ये भी असमान रूप से वितरित है, यानी कि कहीं पर हमें ज़्यादा पानी देखने को मिल जाता है ज़मीनों में, जैसे कि पंजाब वाला एरिया, और कहीं पर हमें ज़मीन में अंदर पानी देखने को ही नहीं मिलता, जैसे राजस्थान हो गया। राजस्थान का जो अरावली के वेस्ट में देखने को मिलता है, या फिर बेंगलोर का एरिया हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा भारत एक नदी प्रधान देश है जहाँ पर 12 प्रमुख नदियाँ बहती हैं, जिसमें लगभग 252 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र देखने को मिलता है। तालाबों और कुंडों में भी लगभग 2.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र, जलाशयों में जो रेजवा होता है तो यहाँ पर भी 2.1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र, और जबकि नदियाँ जो है ना, नदियाँ नहरें, यहाँ पर 7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। और इनमें भी मोस्ट ऑफ द एरिया जो है ना वो आंध्र प्रदेश में, जो साउथ इंडिया है, वहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद कर्नाटका, तमिलनाडु के साथ पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 62% भाग आ जाता है। मतलब 62% जो वाटर रिसोर्सेज आप कह सकते हो कि कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिल जाते हैं। जहाँ तक जलाशयों की बात आती है तो वहाँ पर आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के काफ़ी सारे इलाके, या फिर कहें कि ये स्टेट्स जो हैं प्रधानता देखने को मिलती है। खारे पानी की उपलब्धता में सबसे ऊपर उड़ीसा आता है, देन गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल आता है। बारिश और बर्फबारी भी जल के मुख्य स्रोत समझे गए हैं, तो ये लगभग 4000 क्यूबिक किलोमीटर आंका गया है। अब इतनी सारी नदियां भारत के अलग अलग स्टेट्स में से होकर बह रही हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि भारत के जो अलग अलग स्टेट्स हैं ना, इनमें डिस्प्यूट उभर कर सामने आ रहे हैं। जैसे कि कावेरी नदी हो गई, तो कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु में से होकर निकलती है। तो इसके पीछे ये तीनों स्टेट्स जो हैं, इसके पानी के पीछे, इसका पानी का जो बंटवारा है, किस तरह से उसका यूज़ करेंगे खेती में या फिर किसी और चीज़ में, तो उसके पीछे इनमें डिस्प्यूट छिड़े हुए हैं। इसी तरह से कृष्णा नदी जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु से होकर गुजरती है, तो इन तीनों के बीच में डिस्प्यूट है। तुंगभद्रा रिवर आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बीच में होकर गुजरती है, तो इन दोनों के बीच में भी डिस्प्यूट है इसको लेकर, इसके पानी को लेकर। तो गोदावरी, नर्मदा, माही, रावी, ब्यास, यमुना के पीछे तो बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो लड़े हुए हैं आपस में। उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली तक भी। जब इसको साफ करने की बारी आती है तो सब पीछे हो जाते हैं, लेकिन पानी सबको चाहिए। इसके अलावा कमरशा देखने को मिलती है, बराक, मंडी, ये थोड़ी सी छोटी छोटी नदियाँ हैं, उनमें भी काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स लगे हुए हैं। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी नदियाँ हैं, अगर आपके जहन में नाम आते हैं तो आप लिख सकते हो यहाँ पर। अब कई प्रकार के वाटर बॉडी डिस्प्यूट्स जो आज हमें देखने को मिलते हैं ना, ये पहले भी थे, पहले लोगों में थे, समुदायों में थे, मतलब आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो अंग्रेज़ों ने उस समय कुछ सिद्धांत पेश किए, या फिर ये कहें कि कानून पेश किए, तो अब उन्हें जान लेते हैं हम। जिसमें सबसे पहले हमारे सामने नदी तटीय या तटवर्तीय सिद्धांत। इसके तहत नदी के किनारे जिस व्यक्ति के पास अपनी एक ज़मीन है, नदी के उस इलाके पर उस व्यक्ति का अधिकार होगा जिसकी ज़मीन है। इसके अलावा वे लोग जो नदी से दूर रहते हैं और उनके पास पानी का संसाधन उपलब्ध है, जैसे कि उसके पास एक कुआं है अपना, लेकिन अगर वो कुआं ख़त्म हो जा, मतलब सूख जाता है उसका पानी पूरी तरह से, जब वो पानी सूख जाएगा तब वो नदी से पानी लेने योग्य बन जाएगा। अदरवाइज़ अगर उसके पास पानी उपलब्ध है कुएं में तो वो नदी से पानी नहीं ले सकता। लेकिन अगर वो सूख गया तो ये कानून है जो इसमें बदलाव कर दिया जाएगा। बदलाव कौन सा? कि जिस नदी के किनारे जिसका खेत है वो उसके पास अधिकार है कि वो पानी इस्तेमाल करेगा उस इलाके का, तो इसमें बदलाव कर दिया जाएगा कि अब जिस व्यक्ति को आवश्यकता है पानी की वो भी यहाँ से पानी ले सकता है। सेकंड पॉइंट है पूर्ववर्ती नियोजन सिद्धांत। अब ये पूर्ववर्ती नियोजन सिद्धांत जो है ना, ये प्राकृतिक रूप से कहता है कि
पानी जो है वो सार्वजनिक संपत्ति है, हर एक व्यक्ति यूज कर सकता है। लेकिन ये जो पूर्ववर्तीय नियोजन सिद्धांत है, ये ऊपर वाला जो हमने फर्स्ट पढ़ा ना अभी तटवर्तीय सिद्धांत, इसको और ज्यादा जटिल बना देता है। कैसे? ये कहता है कि जो व्यक्ति नदी के किनारे रह रहा था ना, भले ही वो दूसरे के साथ अब पानी साझा कर रहा है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का नदी के जो पानी है उसके संसाधनों पर ज्यादा हक बनता है। मतलब हक की बात आ गई है यहाँ पे कि इसका हक ज्यादा बनता है, उसका कम बनता है, ना कि इस बात पर कि सार्वजनिक संपत्ति पूरी तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए। थर्ड पॉइंट है सीमा प्रभुसत्ता सिद्धांत। इसके नाम से ही पता चल रहा है टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, यानी कि आपकी बाउंड्री के अंदर जो बॉर्डर है उसके अंदर जो आ रहा है पानी, जैसे कि आपने खेत है, खेत में बैरिकेटिंग कर दी, अब उसके सामने से नदी जा रही है, तो नदी अगर थोड़ा सा भी रास्ता बदलती है और आपके खेत के अंदर से हो जाती है ना, तो वो 100% आपकी हो गई। ये है इसका मतलब। अब ज़रूरी नहीं है कि नदी रास्ता बदलेगी, हो सकता है कि नदी के इस किनारे और दूसरे किनारे दोनों छोरों पर किसी का खेत हो, मतलब एक ही व्यक्ति का खेत हो, तो उसके बीच में से जो पानी निकल रहा है वो भी उसका हो गया। इस तरह से भी आप इसे देख सकते हो, मतलब टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, उस टेरिटरी में जिसका अधिकार है वो उसकी है। नंबर फोर्थ है उचित आवंटन सिद्धांत। अब देखो इसके अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक दावेदार को समान अधिकार वाला मानना जाता है या फिर माना जाना चाहिए। अब उचित संवैधानिक उपयोग के द्वारा देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार संसाधनों का बंटवारा कर देना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। जैसे कि सिंधु घाटी जो जाल है वो हमें देखने को मिलता है, सिंधु नदी तंत्र है ना, कि कैसे तीन नदियां झेलम, चिनाब और रावी, सिंधु जो है वो पाकिस्तान को मिली है, उसके अलावा रावी, व्यास और सतलुज जो है वो भारत को मिली है, तो बराबर बराबर बांटा गया है। नेक्स्ट है उचित प्रयोग सिद्धांत। अब इसके अनुसार संसाधनों का उचित वितरण सभी आवश्यक कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। इस प्रकार होना चाहिए कि संबंधित लोग जो हैं उनके द्वारा अधिकतम उपयोग किया जा सके। ये सिद्धांत हेलेंस्की आर्टिकल 5 नियमों के निर्देशन पर दिया गया है, मतलब उसके आधार पर दिया गया है, जो जल संसाधनों के उचित प्रयोग के नियमों को बनाता है। नेक्स्ट है सामुदायिक अधिकार सिद्धांत। अब 1851 में इंग्लिश कॉमन लॉ, इन्होंने क्या किया है, इंग्लिश कॉमन लॉ ने बोनस वेकेंस और पब्लिक ज्यूरिस, मतलब किसी की भी संपत्ति नहीं है या फिर प्रत्येक की संपत्ति है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट कर दिया। प्रत्येक की संपत्ति यानी कि जो साधारण जल संसाधन है वो हर एक व्यक्ति यूज कर सकता है, अनेकों समाज जो हैं वो लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो उसमें इसको रखा गया है। जो नॉर्मल से हमें वाटर बॉडीज मिल जाती हैं, कहीं पे भी मिल जाती हैं और बहुत ही बड़ी बड़ी मात्रा में मिलती हैं, जो बहुत सारे लोगों द्वारा यूज की जाती हैं, तो उसे इन्होंने किस पे रखा है कि वो किसी एक की संपत्ति नहीं है, वो सभी की संपत्ति है, प्रत्येक। लास्ट है जन आस्था सिद्धांत। आपको पता चल रहा होगा जन, पब्लिक यानी कि, तो पब्लिक को कैसे खुश किया जा सकता है, तो इस सिद्धांत के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को सामूहिक संपत्ति माना जाना चाहिए, ना कि किसी एक व्यक्ति की या फिर किसी अकेले समुदाय की। जो उसके आसपास के समुदाय हैं उनकी संपत्ति माना जाना चाहिए, आसपास के, दूर के नहीं, आसपास के। तो बस इतना सा फर्क है इसमें, ताकि आसपास के लोग जो हैं वो खुश रहें। तो ये था भारत में जल संसाधन और उसका इतिहास।